नमस्कार। आज के इस नए गहन विश्लेषण में सभी अध्ययनशील श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय राज व्यवस्था के एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन उसे गहराई से बहुत कम समझा जाता है। जी, और वो टॉपिक है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बहुत ही अहम विषय है। बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण के लिए हमने जो बेहतरीन स्रोत सामग्री और नोट्स इस्तेमाल किए हैं वे टारगेट सिलेक्शन बाय अमित चैनल से लिए गए हैं। ये एक बहुत ही शानदार स्रोत है उन सभी के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एकदम सही कहा। जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जानना बहुत अहम है कि सारे कंपटीशन के वीडियो मिलेंगे इस चैनल पर। तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए टारगेट सिलेक्शन बाय अमित चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। हाँ, क्योंकि सही मार्गदर्शन से ही सफलता मिलती है। तो आज का जो हमारा मिशन है वो सिर्फ अनुच्छेदों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, मतलब रटने से तो कुछ नहीं होगा। हम ये समझेंगे कि इन कर्तव्यों का जन्म कैसे हुआ और विशेषकर जो आगामी परीक्षाएं हैं जैसे यूपी पुलिस और होमगार्ड, उनके लिए ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। इस विषय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों का पूरा ध्यान सिर्फ उनके अधिकारों पर होता है। मौलिक अधिकार हर जगह चर्चा का विषय रहते हैं। हाँ, राइट्स की बात तो सब करते हैं। बिल्कुल, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन एक परिपक्व समाज का निर्माण तभी होता है जब अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध हो। ये सिर्फ परीक्षा का एक टॉपिक नहीं है। सही कहा। ये समझने का जरिया है कि राज्य अपने नागरिकों से क्या अपेक्षा रखता है। एकदम। अधिकारों का उपभोग बिना कर्तव्यों के पालन के संभव ही नहीं है। अब अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। जब हम 1950 के मूल संविधान को देखते हैं तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात लगती है आज के नजरिए से, है ना। मतलब संविधान सभा की जो बहसें थीं, जो लगभग 3 साल तक चलीं, उनमें अधिकारों पर हफ्तों चर्चा हुई, लेकिन कर्तव्यों के लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं बनाया गया। ऐसा लगता है कि उस समय के निर्माताओं ने ये मान लिया था कि भारतीय समाज की जो समृद्ध परंपराएं हैं उनमें कर्तव्यबोध पहले से ही गहराई से बसा हुआ है। हाँ, और 1950 के दशक में देश नया नया आज़ाद हुआ था। पूरा फोकस लोगों को वो आज़ादी महसूस कराने पर था। बिल्कुल, जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ था। उस समय लोगों को ये बताना कि देखिए, राज्य के प्रति आपकी ये जिम्मेदारियां हैं, शायद उतना प्रासंगिक नहीं लगा। उन्हें बस शोषण से मुक्ति का एहसास कराना था। लेकिन फिर समय बदला। 1970 के दशक तक आते आते परिदृश्य तेजी से बदलने लगा। जी, और फिर 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ, इमरजेंसी के दौरान, तब तत्कालीन सरकार को ये महसूस हुआ कि नागरिकों को ये याद दिलाना बहुत जरूरी हो गया है कि संविधान उन्हें सिर्फ अधिकार नहीं देता। एकदम सही, बल्कि उनसे राष्ट्र के प्रति कुछ ठोस जिम्मेदारियों की भी उम्मीद करता है। अधिकारों की मांग के बीच कर्तव्यों की अनदेखी राष्ट्र के विकास में बाधा बन सकती थी। और यहीं से 1976 के ऐतिहासिक 42वें संविधान संशोधन की नींव पड़ी, जिसे हम अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। लघु संविधान, बिल्कुल, क्योंकि इसने संविधान के ढांचे में इतने व्यापक बदलाव किए थे। और इसी संशोधन के जरिए पहली बार 10 मौलिक कर्तव्यों की एक सूची को जगह दी गई। अब यहाँ स्रोत सामग्री में एक बहुत ही रोचक बात उभर कर आती है, इनके प्रेरणा स्रोत के बारे में। हाँ, ये विचार तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश ने एक कम्युनिस्ट और समाजवादी देश के मॉडल को अपनाया। ये विरोधाभास ही इसे राज व्यवस्था के अध्ययन के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण बनाता है। देखिए, उस शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ के साथ भारत के रिश्ते काफी मजबूत थे। हाँ, कूटनीतिक और वैचारिक दोनों स्तरों पर। और समाजवादी मॉडल में व्यक्तिवाद से ज्यादा सामूहिकता पर जोर दिया जाता है, अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों पर। सोवियत संविधान का स्पष्ट मानना था कि अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत ने इसे ज्यों का त्यों तो नहीं अपनाया ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक लोकतांत्रिक ढांचे में इसे कैसे फिट किया जाए, इसके लिए बाकायदा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और परीक्षाओं में ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर ये कर्तव्य जोड़े गए। जी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने दुनिया भर के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया और भारतीय परिवेश के अनुकूल
एक रूपरेखा तैयार की। और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। बिल्कुल। हालांकि अगर हम समिति की रिपोर्ट को बारीकी से देखें तो पता चलता है कि उन्होंने कुछ ऐसी सिफारिशें भी की थी जिन्हें सरकार ने नहीं माना। जैसे कि कर चुकाने को भी मौलिक कर्तव्य बनाने की बात कही गई थी, टैक्स पे करना। हाँ, और कर्तव्यों का पालन न करने पर आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान करने का भी सुझाव था, लेकिन संसद ने इन कड़े प्रावधानों को शामिल नहीं किया। अब अगर हम अधिकारों और कर्तव्यों की तुलना करें तो ये एक तराजू के दो पड़ों जैसा लगता है। बहुत ही सटीक उपमा है। भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं और भाग 4A के जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बीच एक बहुत ही स्पष्ट विभाजक रेखा है। जो अधिकार है वो नागरिकों को मिलते हैं और कर्तव्य वो हैं जो नागरिकों को करने होते हैं। बिल्कुल। अधिकार राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं, लेकिन कर्तव्य नागरिकों के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान देना चाहिए। और सबसे बड़ा कानूनी अंतर जो स्रोत सामग्री में स्पष्ट किया गया है वो ये है कि अधिकार न्यायोचित हैं, यानी जस्टिशिएबल हैं। हाँ, मतलब अगर अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कर्तव्य गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिशिएबल। सही कहा। अगर कोई नागरिक कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे सीधे तौर पर अदालत में खड़ा करके सजा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ एक बड़ी बहस छिड़ जाती है कि अगर सजा का कोई प्रावधान ही नहीं है तो इन्हें लिखने का क्या फायदा। ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन गैर न्यायोचित होने का मतलब ये नहीं है कि ये महत्वहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जब भी किसी कानून की वैधता को परखा जाएगा तो अदालतें इन कर्तव्यों को ध्यान में रखेंगी। मतलब ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। और संसद पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो किसी भी कर्तव्य को लागू करने के लिए अलग से कानून बना दे। जैसे राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए 1971 का एक्ट पहले से मौजूद है। चलिए अब टारगेट सिलेक्शन बाय अमित चैनल की स्रोत सामग्री में जो 11 कर्तव्य दिए गए हैं उनका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। इन्हें कुछ विशेष थीम्स में बांटा जा सकता है। जी, सबसे पहली थीम है राष्ट्र और उसके प्रतीकों का सम्मान, जिसमें संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना शामिल है। और स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को संजोना। ये सिर्फ इतिहास को याद रखना नहीं है, बल्कि उन मूल्यों को जीना है। इन शुरुआती कर्तव्यों का मकसद शायद राष्ट्रवाद और अखंडता को मजबूत करना था, क्योंकि भारत में इतनी विविधता है, भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां। वही तो। ऐसे में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना एक अदृश्य गोंद की तरह काम करता है जो पूरे देश को जोड़े रखता है। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना भी एक कर्तव्य है। मतलब देश की रक्षा सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है। एकदम सही। संकट के समय ये हर नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है। और समाज और पर्यावरण से जुड़े जो कर्तव्य हैं, हाँ, वे तो आज के दौर में और भी प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। जैसे समरसता और भाईचारे की भावना, धर्म, भाषा या प्रदेश के भेदभाव से दूर रहना। और इसमें एक बहुत ही प्रगतिशील बात है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो अपमानजनक प्रथाएं हैं उनका त्याग करना। और हमारी सामाजिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर का सम्मान करना। ये सामाजिक संस्कृति वाला बिंदु बहुत गहरा है। यह बताता है कि हमारी पहचान किसी एक रंग या धर्म से नहीं है, बल्कि एक समावेशी विरासत है। इसी तरह पर्यावरण वाला कर्तव्य भी बहुत दूरदर्शी है। वन, झील, नदी और वन्यजीवों की रक्षा करना। सोचिए 1976 में जब ग्लोबल वार्मिंग की इतनी चर्चा नहीं थी, तब इसे संविधान में शामिल किया गया। ये पर्यावरण के प्रति भारतीय सोच की गहराई को दर्शाता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर का विकास करना, यह भी एक बहुत ही क्रांतिकारी कर्तव्य है। दुनिया के बहुत कम संविधान अपने नागरिकों से तार्किक सोच विकसित करने की कानूनी अपेक्षा करते हैं कि अंधविश्वासों से दूर रहें। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना। हम अक्सर देखते हैं कि विरोध प्रदर्शनों में सरकारी बसों या ट्रेनों को निशाना बनाया जाता है। ये सीधे तौर पर 51A का उल्लंघन है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना असल में समाज का ही नुकसान है। बिल्कुल, क्योंकि ये पीढ़ियों की मेहनत से बना है। अब तक हमने 10 कर्तव्यों की बात की जो 1976 में जुड़े, लेकिन अब यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। जी, क्योंकि वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये 11वां कर्तव्य कब आया? शुरुआत में तो ये था ही नहीं। इसे एक पूरे दशक बाद साल 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के जरिए। और ये कर्तव्य विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है। हाँ, 86वां संशोधन शिक्षा प्रणाली में एक मील का पत्थर है।
इसने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। लेकिन सिर्फ स्कूल खोलने से तो काम नहीं चलेगा ना, बच्चों को स्कूल भेजेगा कौन? यही सबसे बड़ा सवाल था। इसी अंतर को पाटने के लिए 11वां कर्तव्य जोड़ा गया कि ये माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर दें। बिल्कुल, ये अधिकार और कर्तव्य के एक दूसरे के पूरक होने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ राज्य का दायित्व है स्कूल बनाना और दूसरी तरफ नागरिक का कर्तव्य है बच्चों को स्कूल भेजना। तभी तो राइट टू एजुकेशन का असल लक्ष्य पूरा होता है। अब अगर हम चर्चा को थोड़ा श्रोताओं के फायदे की ओर मोड़ें, विशेषकर जो यूपी पुलिस और होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं जी, जहां 41,000 से ज्यादा पदों की भर्ती का बड़ा अवसर है, टारगेट सिलेक्शन बाय अमित चैनल से मिले नोट्स के अनुसार इन परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान और पॉलिटी बहुत स्कोरिंग विषय है। बिल्कुल, और इस एक टॉपिक से 1-2 प्रश्न तो पक्के ही आते हैं। और जो छात्र पुलिस या होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन कर्तव्यों का एक अलग ही मतलब है। एकदम। देखिए, एक आम नागरिक के लिए देश की रक्षा करना या सार्वजनिक संपत्ति बचाना एक नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन जब कोई पुलिस की वर्दी पहन लेता है तो ये सभी कर्तव्य उसकी नौकरी का सीधा हिस्सा बन जाते हैं। उसका जॉब डिस्क्रिप्शन ही यही है। ये बहुत शानदार बात है। एक पुलिसकर्मी का काम ही है कानून व्यवस्था बनाए रखना। जो बातें 51A में आदर्श हैं, वर्दी पहनने के बाद वही बातें उनका पेशेवर दायित्व बन जाती हैं। इसीलिए एग्जाम्स में इस टॉपिक से इतने गहराई से सवाल पूछे जाते हैं। विभाग ऐसे ही उम्मीदवारों की तलाश में रहता है जिनकी सोच इन आदर्शों से मेल खाती हो। चलिए, इसी बात पर शोध सामग्री में दिए गए कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी PYQs पर एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए। बिल्कुल, देखते हैं श्रोताओं को कितना याद है। पहला सवाल, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सटीक उत्तर है रूस या तत्कालीन सोवियत संघ USSR। दूसरा सवाल, किस समिति ने इनकी सिफारिश की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। ये बहुत बार पूछा जाता है। और तीसरा सवाल, 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये तीनों सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं के सबसे पसंदीदा सवालों में से हैं। जो छात्र इन तथ्यों को पृष्ठभूमि के साथ याद रखते हैं उनके अंक पक्के हो जाते हैं। इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक बहुत ही सोचने लायक सवाल जहन में आता है। वो क्या? अगर मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, यानी इन्हें ना मानने पर कोई सजा नहीं है, तो क्या एक मजबूत लोकतंत्र केवल नागरिकों की स्वेच्छा पे भरोसे टिका रह सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। लोकतंत्र की असली ताकत उसके नागरिकों की समझ और नैतिक जिम्मेदारी में ही निहित होती है। मतलब जरा सोचने वाली बात है। जब कोई समाज अपने अधिकारों के लिए इतनी मजबूती से लड़ता है, सड़कों पर उतरता है, जो कि होना भी चाहिए एक स्वस्थ लोकतंत्र में। हाँ बिल्कुल, तो क्या उस समाज को अपने कर्तव्यों को भी उसी शिद्दत और ईमानदारी से नहीं निभाना चाहिए? एकदम सही। अधिकारों का दावा करने से पहले ये आत्ममंथन बहुत जरूरी है कि क्या हमने राष्ट्र और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। अधिकारों और कर्तव्यों का ये संतुलन ही असल में एक महान राष्ट्र की नींव रखता है। बिल्कुल। आज की ये चर्चा निश्चित रूप से बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। इस सटीक और गहराई से शोध की गई जानकारी के लिए हम एक बार फिर टारगेट सिलेक्शन बाय अमित चैनल का संदर्भ देना चाहेंगे। ये चैनल उन सभी छात्रों के लिए बहुत जरूरी है जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं। एकदम, जो भी अध्ययनशील छात्र अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं उनके लिए सारे कंपटीशन एग्जाम्स की वीडियो मिलेंगे इस चैनल पर। तो बिना किसी देरी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जी हाँ, अपनी सफलता की राह आसान बनाने के लिए टारगेट सिलेक्शन बाय अमित चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान हासिल करते रहें और अपनी तैयारी मजबूत रखें। और अपने